तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग अच्छे ही होंगे ऐसा मुझे लग रहा होगा और पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो आज हम फ्रांस की राजक्रांति के बारे में इस टॉपिक में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की राजक्रांति। तो इसमें पहला पॉइंट है, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुईस 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। तो फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? 1789 में। किसके शासनकाल में? तो लुईस 16वां के शासनकाल में। और इस समय फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। और अगला पॉइंट है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। और अगला पॉइंट है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून। यह कथन लुईस 14वां का था। तो मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। तो यह कथन किसका था? लुईस 14वां का था। और अगला पॉइंट है, वर्षिया के शीशम महल का निर्माण लुईस 14वां ने करवाया था। अगला पॉइंट है, वर्षिया को फ्रांस की राजधानी लुईस 14वां ने बनाया था। और अगला पॉइंट है, लुईस 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है? 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। और अगला पॉइंट है, लुईस 16वां की पत्नी मेरी अस्टिया की राजकुमारी थी। तो लुईस 16वां की पत्नी थी जो मेरी, वह अस्टिया देश की राजकुमारी थी। और अगला पॉइंट है, राष्ट्र की समाधि वर्षिया का भांड किला राजदरबार था। अगला पॉइंट है, लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। तो लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है, टेले एक प्रकार की भूमि कर थी। तो टेले एक प्रकार की क्या थी? भूमि कर थी। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। तो फ्रांसीसी राजक्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। अगला पॉइंट है, वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। और अगला पॉइंट है, रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन था। तो रूसो ऐसे प्रजातांत्रिक था अर्थात लोकतांत्रिक शासक पद्धति का समर्थन था रूसो। अगला पॉइंट है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति वाल्टेयर की है। तो वाल्टेयर का कहना था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासक उत्तम है। यह युक्ति किसकी थी? वाल्टेयर की। और अगला पॉइंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। और अगला पॉइंट है, कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। और अगला पॉइंट है, स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है, माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। तो माप तोल की जो दशमलव प्रणाली है वह किसकी देन है? फ्रांस की देन है। और अगला पॉइंट है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन था? हार्डर। अगला पॉइंट है, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? यह कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की अजासियो में हुआ था।
और अगला पॉइंट है नेपोलियन के पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट था। तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्ल बोनापार्ट। अगला पॉइंट है नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की। तो नेपोलियन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से। अगला पॉइंट है 1796 में नेपोलियन ने इटली में अस्टिया के प्रमुख को समाप्त किया। और अगला पॉइंट है फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। तो फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत कब हुआ? 1799 में हुआ। अगला पॉइंट है नेपोलियन ने 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। तो नेपोलियन ऐसे 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बनता है नेपोलियन। तो अगला पॉइंट है 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो 1804 में नेपोलियन है से फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और अगला पॉइंट है आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। और अगला पॉइंट है नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है। तो नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा था? बनियों का देश। और अगला पॉइंट है नेपोलियन की पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर अस्टिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। तो नेपोलियन ने अपनी जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उसे तलाक दे दिया और अस्टिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। और अगला पॉइंट है ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ, अर्थात फ्रांस के बीच हुआ। और अगला पॉइंट है नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में किया। तो और अगला पॉइंट है नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन ने ऐसे कानून का संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। और अगला पॉइंट है नेपोलियन ने नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। और अगला पॉइंट है यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपिजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। तो यूरोप के देशों ने क्या किया कि यूरोप के देशों सभी देश मिलकर 1813 में नेपोलियन पर हमला कर देते हैं। लिपिजिंग नामक स्थान पर नेपोलियन की हार हो जाती है और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू में भेज दिया जाता है, जो एक इस तरह का टापू है और इस संपूर्ण में समुद्र या इसमें पानी भरा हुआ है। तो ऐसे टापू पर नेपोलियन को भेज दिया जाता है, लेकिन उस टापू से क्या करता है? एल्बा के टापू से भाग निकलता है और पुनः फ्रांस का सम्राट बन जाता है नेपोलियन। और अगला पॉइंट है अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने क्या किया कि नेपोलियन पर फिर से हमला बोला 18 जून 1815 ईस्वी को, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। इसमें फिर से नेपोलियन की हार होती है और उसे पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है और अब की बार वह नहीं भाग पाता और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है नेपोलियन लिटर कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। तो नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण करना। अगला पॉइंट है इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार
करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था? महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। और अगला पॉइंट है, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त किया। तो वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने क्या किया? 1815 में फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो आज का फ्रांस की राजक्रांति यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।